हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। और यहाँ पर हूँ मैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि तीन जो है हाइपोथेसिस दी गई थी, जिसमें था कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। सो इन तीनों रेप्लिकेशन मेथड में से आखिर कौन सा ऐसा वाला मेथड था जो वाकई में सभी साइंटिस्ट ने जिसको प्रूव किया, यानी जिसपे स्टैंप लगा दी कि हाँ भाई, जो हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का वो इसी वाले मेथड से होगा। तो यहां पर है 1957 में बेटा मैथ्यू एस मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन डब्ल्यू स्टेल ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को लिया। अब देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को ही क्यों लिया? क्योंकि जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर सिंगल जो है सर्कुलर फॉर्म वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, प्लस इसका जो रेप्लिकेशन यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन का पीरियड है वो सिर्फ 20 मिनट्स है। तो देखो, इनके पास 20 मिनट्स में अगर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा सारा डेटा हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। सो मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन डब्ल्यू स्टेल ने एस्चेरिचिया कोलाई को अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज किया। इस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने यूज किया और जाना कि आखिर रेप्लिकेशन जो हमारे डीएनए का हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। सो अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एस्चेरिचिया कोलाई जो है ये एक बैक्टीरियल सेल है। तो बट ऑब्वियस बैक्टीरियल सेल है, तो इसके अंदर जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल होगी, है ना। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, कैसा सर्कुलर फॉर्म का क्रोमोसोम है, जिसमें क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। अब देखिए, इसका जो डीएनए है, डीएनए तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो मैं पहले यहाँ पर डीएनए का डबल हेलिक्स बना देती हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए, इन्होंने अब जो मेसेल्सन है, स्टेल है, इन्होंने क्या किया, इस डीएनए को अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में कल्चर किया। अब देखिए, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला याद होगा आपको, दैट इज NH4Cl, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि देखो नाइट्रोजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन का एलिमेंट आप चेक कर सकते हो। तो अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में इन्होंने इस डीएनए को ग्रो किया। अब देखिए, जब नाइट्रोजन जो है बेटा, इसके लिए आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का, जो कि सीजियम क्लोराइड की वजह से हो रहा है। सीजियम क्लोराइड जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को कर रहा है। और सेकेंड, आपको आइसोटोप का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जो नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, ठीक है। एक है हमारा नाइट्रोजन 15, एक है हमारा नाइट्रोजन 14 और एक है हमारा नाइट्रोजन 30। तो मेसेल्सन ने क्या किया, इसमें फर्स्ट टाइम जो है N15 वाला ले लिया। क्या लिया? N15 वाला मीडियम, यानी जो नाइट्रोजन है उसने इस डीएनए को N15 वाले मीडियम में ग्रो किया। यानी जो मेरी नाइट्रोजन यहां पर आएगी वो कौन सी वाली आएगी? 15 वाली आएगी, ठीक है। तो अब बट ऑब्वियस, स्टार्टिंग में जो डीएनए था, अब ये 15 वाला जो है इसमें इनकॉर्पोरेट होने लगेगा, इस डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने लगेगा। और जब मेरा N15 वाला जो नाइट्रोजन है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होने लगेगा, तो जो डीएनए है, और कब तक करते रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया 20 मिनट्स में क्या होगा, रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। अगेन N15 के मीडियम में ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक मेरे पास ये दोनों ये जो हमारा डीएनए है वो कंप्लीट N15 वाली साइकिल का ना बन जाए। हाँ जी, तो कब तक चलती रहेगी? जब तक कि हमारे पास जो ये डीएनए आए वो कौन से वाला आ जाए? 15 वाला आ जाए। समझ में आ गई? यानी जो इसके अंदर जो डीएनए में नाइट्रोजन के कंपोनेंट है, जब उसमें 15 वाला इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी 15 वाला नंबर आ जाएगा, तब तक ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। अब जब इन्होंने टेस्टिंग किया तो इसमें इन्होंने देखा कि जो इनका डीएनए का हेलिक्स है उसके अंदर N15 जो है वो पूरा फिट हो चुका है, यानी पूरा इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करूंगी, अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करूंगी, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया जाता है सीजियम क्लोराइड मीडियम में। देखिए, सीजियम क्लोराइड मीडियम में जब हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, क्योंकि N15 कैसा है? हैवी है, और हैवी चीज हमेशा क्या होती है? वो नीचे बैठ जाती है। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग सीजियम क्लोराइड जो है बेटा, इसको डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हमने देखा कि N15 वाला जो है ये नीचे की साइड में बैठ गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होने में कहां पर बैठ गया है? नीचे बैठ गया, क्योंकि ये हैवी है। अब इन्होंने क्या किया, इस वाले डीएनए को, इस वाले यानी N15 वाले एस्चेरिचिया कोलाई के जो डीएनए है उसको दूसरे कल्चर मीडियम में क्या किया, उन्होंने ग्रो किया। अब इस बार इन्होंने कौन सा लिया है? इस बार इन्होंने लिया है बेटा N14, ठीक है। यानी
नाइट्रोजन का 14 लिया गया, तो बट ऑब्वियस पहले अगर मेरा जो डीएनए है, पहले ये वाले हेलिक्स क्या होंगे बच्चे, सेपरेट होंगे, ये दोनों हेलिक्स सेपरेट हो गए। अब 14 को अगर मैं रेड कलर से दिखाती हूं, तो जो मेरा दूसरा हेलिक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो यानी क्या हुआ, अगर मैं 14 को रेड इससे दिखाती हूं, इस टाइम पर इन्होंने अगर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया, सो इस टाइम पे इन्होंने देखा जो बैंड है बेटा वो कहां पर है, सेंटर में है, इंटरमीडिएट है। क्यों है यहाँ पे इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पर एक हेलिक्स तो कैसा है, हैवी है, जबकि दूसरा हेलिक्स कैसा है, ये लाइटर है। सो इस कंडीशन में ये इंटरमीडिएट रीजन में, यानी सेंटर यानी मिडल वाले पॉइंट पे इनको कौन सा दिख रहा है, इसका यहाँ पे ये बैंड दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, अगर हम इसी वाले डीएनए को N14 वाले मीडियम में कल्चर करते रहे, ठीक है, तो मैं पहले इसको रब कर देती हूँ। सो अगर हम इस वाले मीडियम में ही इसको कल्चर करते रहे बच्चे, तो देखिए अगेन ये फिर इसके हेलिक्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो एक हेलिक्स कैसा आ जाएगा, एक हेलिक्स ब्लू होगा, यहाँ पे देखिए एक हेलिक्स ब्लू होगा और दूसरा वाला हेलिक्स कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि हमने N14 लेना है और N14 के लिए मैंने कौन सा लिया था, रेड कलर लिया था, तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक जो हेलिक्स है ब्लू, ब्लू किसको शो कर रहा है, ब्लू शो कर रहा है मेरा N15 को, जबकि रेड वाला किसको शो कर रहा है, रेड वाला किसको शो कर रहा है, यहाँ पे रेड वाला शो कर रहा है N14 को। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में अगर मैं इसका अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करूं, ठीक है, जनरेशन थर्ड लगा लो अगर इसको, ठीक है, ये जनरेशन थर्ड की बात करूं, और इस कंडीशन में अगर हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं बच्चे, तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लाइटर वर्जन का है, ठीक है, ये लाइटर है क्योंकि इसमें N14 है, इसमें दोनों हेलिक्स कैसे हैं, 14 वाले हैं, तो ये लाइटर हो गया, ये लाइट वेट का हो गया। क्योंकि ये लाइट वेट का है तो सीजियम क्लोराइड में जब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया गया, तो जो रेड वाला बैंड है बेटा ये ऊपर रहेगा क्योंकि ये लाइट है, जबकि यहां पर देखिए एक N15 वाला बैंड और एक कैसा है, N14 वाला बैंड है। तो बट ऑब्वियस ये कहां पर रहेगा, सेंटर में, इंटरमीडिएट रहेगा, क्योंकि इसमें एक बैंड कैसा है, लाइट, और एक बैंड कैसा है, हैवी है। Oh my God! Wow! एंड फ्रैंकलिन डब्ल्यू स्टेल के एक्सपेरिमेंट के बाद जो है 1958 में टेलर एंड कलीग्स ने जो है विशिया फैबा यानी फैबा बीन्स पर जो है हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस को लेकर अगेन एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव थायमिडीन को यूज करते हुए, और ये भी एट लास्ट इसी रिजल्ट पर पहुंचे कि वाकई में जो हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होगा। सो ये कौन सा मेथड है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यानी डीएनए का जो है वही मेथड से जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। सो अभी क्योंकि टेलर और कलीग साहब ने भी इस पे स्टैंप लगा दी है, सो अभी सारे के सारे साइंटिस्ट इस चीज को मान चुके हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही किया जाएगा, इसी से ही होगा। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कहीं पे डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके लिए अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई ट्राई कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है मैं आपको इस तरह से पढ़ा सकूं कि आप उसको इंटर रिलेट कर सको और बहुत जल्दी जल्दी उसको समझ भी सको। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए, स्टे सेफ, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक तो करो ही करो और साथ में सब्सक्राइब भी करो। सो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हेल्दी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।